तो अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एक्सेस डिमांड क्या है और डिफिशिएंट ऑफ डिमांड क्या है, मांग अधिक क्या होता है और मांग की कमी या न्यून मांग किसको बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये आएगा, मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड एंड डिफिशिएंट ऑफ डिमांड, यानी अगर एक्सेस डिमांड है या डिफिशिएंट ऑफ डिमांड है तो कैसे इसको हम करेक्ट करेंगे। तो हम मेजर्स में दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, एक को हम बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी, एक को हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। पहले हम ये मान लेते हैं एक्सेस डिमांड को करेक्ट करना है। एक्सेस अगर डिमांड है तो कौन से मेजर उसको करेक्ट करने के लिए हमें अडॉप्ट करने होंगे। तो हमने बोला कि अगर एक्सेस डिमांड है या डिफिशिएंट ऑफ डिमांड है, दोनों के लिए हम मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी के थ्रू करेक्ट करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, फिजिकल पॉलिसी क्या है, डिटेल में हमने मनी एंड बैंकिंग और बजट के चैप्टर में पढ़ा है। इसको हम यहां पर करेक्ट करने के मकसद से सिर्फ हम डिस्कस करेंगे। अब फिजिकल पॉलिसी पहले देख लेते हैं और यहां मॉनेटरी पॉलिसी लिख देते हैं। हमने एक सिचुएशन को ली है, एक्सेस डिमांड, मांग की आधिक्य है बाजार में। इसका यह मतलब हुआ कि बाजार में मांग की कमी लानी है। अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आपको याद करना हो, पिछले लेक्चर में आप देखें हमने ये बोला कि एक्सेस डिमांड व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन द रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड एट द फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी पूर्ण रोजगार की अवस्था में यदि हमारा वास्तविक मांग रिक्वायर्ड मांग की तुलना में ज्यादा है, उस अवस्था को हम एक्सेस डिमांड या मांग की अधिक्य बोलेंगे। अब हमने ये जान लिया कि पूर्ण रोजगार है, इसका मतलब यह हुआ अगर मांग बढ़ेगी, उत्पादन रोजगार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंपली जो वस्तुओं की कीमतें हैं, प्राइजेस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज हो जाएंगी। तो उस इंक्रीज प्राइस को कम करने के लिए हमें एग्रीगेट डिमांड को कम करना होगा। तो एग्रीगेट डिमांड कम करने के लिए जो पॉलिसी हम अडॉप्ट करेंगे, इस तरीके से अडॉप्ट करना है कि लोगों की जो परचेजिंग पावर है और इन्वेस्टमेंट की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाए। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि एग्रीगेट डिमांड हम बोलते हैं C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। तो हमें एग्रीगेट डिमांड को कम करना होगा, तो इसके कंपोनेंट को हम कम कर दें। कंपोनेंट में क्या है, C मींस कंजम्पशन। ऐसे मेजर्स को अडॉप्ट किया जाए जिससे कि हम कंजम्पशन को कम कर सकें। I मींस इन्वेस्टमेंट, G मींस गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग, यानी गवर्नमेंट के खर्च को कम कर दिया जाए, और X माइनस यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिफरेंस है उसको कम कर दिया जाए। अगर ऐसा हम कर पाएंगे तो हम एग्रीगेट डिमांड की जो सिचुएशन है, जो कि एक्सेस है, उसको हम कम कर लेंगे। तो जो कुछ भी हमारा मेजर्स होंगे वो एग्रीगेट डिमांड को कम करने के लिए होगा। तो फिजिकल पॉलिसी में पहले सबसे पॉलिसी है गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सेकेंड, इंक्रीज टैक्सेस, रिड्यूस सब्सिडी। नेक्स्ट, अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी में देखें, इंक्रीज बैंक रेट। सेकेंड, इंक्रीज रेपो रेट। इंक्रीज SLR, इंक्रीज CRR, सेल ऑफ
सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, और लास्ट है इंक्रीज मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब हमने ये दो मेजर्स लिख दिए, फिस्कल पॉलिसी के मेजर्स और मॉनेटरी पॉलिसी के मेजर्स। अब एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने पहले बता दिया एक्सेस डिमांड की कंडीशन है, एक्सेस डिमांड की कंडीशन को कम करने के लिए हमें एग्रीगेट डिमांड को कम करना है। एग्रीगेट डिमांड को कम करने के लिए कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट को कम करना होगा। यानी हमें ऐसे पॉलिसी अडॉप्ट करना होगा जिससे कि ये कम हो जाए, जिससे कि एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा और जो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की सिचुएशन है उसको हम नियंत्रित कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। तो फिजिकल पॉलिसी की जो पहली पॉलिसी है, रिड्यूस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी सरकार अपने अनावश्यक खर्च को कम कर दे। अब सरकार खर्च क्या करती है? वेलफेयर स्टेट होने के नाते वेलफेयर पे खर्च करती है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देती है, विडो पेंशन, ओल्ड एज पेंशन। इसके अलावा सरकार डिफेंस पे खर्च करती है एक बड़ी अमाउंट। सरकार का खर्च इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पर होता है। तो खर्च कम करने का मतलब यहां पर यह है कि गवर्नमेंट को अपने नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर को कम करे या अनावश्यक जो खर्च है उनको कम करे, जिससे कि बाजार में पैसे का सर्कुलेशन कम होगा, लोगों की आय कम हो जाएगी और एग्रीगेट डिमांड प्रभावित होगा, यानी कम हो जाएगा। अगर हम दूसरी मेजर्स देखें जिसको हम बोलते हैं इंक्रीज टैक्सेस। टैक्स दो तरह का होता है जिसको डिटेल में हमने पढ़ा है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। एक होता है प्रत्यक्ष कर, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर। हमें डिस्पोजेबल इनकम को कम करना है। डिस्पोजेबल इनकम तभी कम होगा जब लोगों को उनके पास आय कम हो, और उसके लिए सरकार के पास एक मेजर के तौर पर है, बजट के द्वारा सरकार टैक्स की मात्रा यानी टैक्स की रेट को बढ़ा दे और टैक्स की बेस को बढ़ा दे। दोनों चीजें अगर सरकार करेगी, टैक्स की रेट बढ़ाने का मतलब है जब सरकार 5% लगा रही है टैक्स तो 6% कर दे, 6% अगर टैक्स है तो 7% टैक्स कर दे। ऐसे करने से क्या होगा कि जो टैक्स की रेट बढ़ जाने से लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो डिमांड कम हो जाएगी और एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। जो एक्सेस एग्रीगेट डिमांड है उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। और इनडायरेक्ट टैक्स है जो आज जीएसटी के तौर पर हमारे पास है, इनडायरेक्ट टैक्स जो कुमुलेटिव सभी सामानों पर लगता है, जिसको हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। उसकी अगर हम टैक्स की रेट बढ़ा दें तो हम एग्रीगेट डिमांड को प्रभावित कर पाएंगे। हमने बोला टैक्स के बेस को भी बढ़ा दें। टैक्स के अलग अलग आधार है जिस पर हम टैक्स लगाते हैं, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रॉफिट टैक्स। तो इसी तरह से और भी हम सोर्सेस देखें जहां पर हम टैक्स लगा सकते हैं, और एक तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ लोगों की जो एक्सपेंडिंग कैपेसिटी है, एक्सपेंडिचर कैपेसिटी है, डिस्पोजेबल जो इनकम है उसको हम कम कर पाएंगे नेट टैक्स लगा के। रिड्यूस सब्सिडी, सरकार इंडस्ट्री सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर के बूस्टअप के लिए, डेवलपमेंट के लिए टाइम टू टाइम अलग अलग तरीके से हेल्प करती है, फाइनेंशियल हेल्प करती है, जिसको हम बोलते हैं सब्सिडी, आर्थिक सहायता। अगर इस आर्थिक सहायता को रेशनलाइज कर दिया जाए और सिर्फ इंपॉर्टेंट सेक्टर को ही हम टैक्स दें जहां पर बहुत जरूरी है, अननेसेसरी जो हम सब्सिडी दे रहे हैं उस टैक्स सब्सिडी को अगर हम कम कर दें तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी कम होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हो रहा है, साथ ही साथ जो एग्रीगेट डिमांड है वो हम उसको कम कर पाएंगे। फिजिकल पॉलिसी के साथ साथ हमें मॉनेटरी पॉलिसी भी अडॉप्ट करना होगा। मॉनेटरी पॉलिसी में सबसे पहले है बैंक रेट।
बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक बारो लोन फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर द शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। यानी बैंक रेट वह रेट होता है जिस पर कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अल्पकालीन ऋण लेती हैं। अगर बैंक रेट को बढ़ा देंगे तो बैंक जो कमर्शियल बैंक हैं उनकी जो बारोइंग कास्ट है यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ जाएगा। जब बारोइंग रेट बढ़ जाएगा तो कमर्शियल बैंक अपनी लेंडिंग रेट को यानी जो लोन देती है जिस रेट पर ऑटोमेटिक बढ़ा देंगी और इससे अननेसेसरी जो लोन बाजार में है वो डिस्करेज होगा, लोग लोन कम कर देंगे। लोन कम कर देंगे तो बाजार में जो एग्रीगेट डिमांड एक्सेस है उसको हम कम कर पाएंगे। अगला है इंक्रीज इन रेपो रेट। रेपो रेट को हम बढ़ा दें। रेपो रेट क्या होता है? वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक कमर्शियल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेती हैं दीर्घकालीन। यानी रेपो रेट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक बारो मनी फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जो दीर्घकालीन ऋण होता है वाणिज्यिक बैंकों का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, उस पर जो ब्याज देनी होती है उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। अगर कमर्शियल बैंक को महंगा ऋण मिलेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से तो डेफिनेटली कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, जो लेंडिंग रेट है जो लोगों को लोन देती हैं उस रेट को बढ़ा देंगी। लोगों का लोन लेने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी क्योंकि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो लोग डिस्करेज होंगे, अननेसेसरी लोन नहीं होगा। जब लोन कम होगा तो बाजार में पैसा कम होगा और अल्टीमेटली एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा। इंक्रीज इन SLR स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। यह वह अनुपात है जो बैंकों के अपने कुल जमा का कुछ परसेंटेज अपने पास रखना होता है। यानी SLR क्या है? कमर्शियल बैंक के कुल जमा का वह परसेंटेज जिसको कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना होता है डे टू डे ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए। अगर बैंकों के पास जितना पैसा जमा हुआ अगर वो पूरा का पूरा पैसा लोन दे देंगे तो उनके पास जो डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए लोग जाएंगे उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक मिनिमम अमाउंट अनाउंस करती है जिसको कि अपने पास बैंकों को रखना होता है। अगर उस रेट को यानी SLR को बढ़ा दिया जाए, वैधानिक तरलता अनुपात को बढ़ा दिया जाए तो कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, अब अपने लोन का उस लोन की कैपेसिटी उनकी कम हो जाएगी देने की और इस तरह से एग्रीगेट डिमांड को हम कम कर पाएंगे। अगला है इंक्रीज CRR जिसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात। वाणिज्यिक बैंकों को कमर्शियल बैंक को अपने कुल जमा का कुछ परसेंटेज RBI के पास रखना होगा। जो परसेंटेज रखना होगा उसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। अगर कैश रिजर्व रेशियो को अगर कमर्शियल बैंक ज्यादा देना पड़े यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि अब आपको 5% की बजाय 8% पैसा हमें रखना, हमारे पास रखना है, तो अब कमर्शियल बैंक के कुल जमा का ज्यादा हिस्सा कहां जाएगा? RBI के पास जाएगा। तो RBI के पास जाएगा तो इनके पास जो लोन देने की कैपेसिटी कमर्शियल बैंक के पास कम हो जाएगी और वो लोन कम देंगे और इस तरीके से क्या होगा कि बाजार में एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। सेल ऑफ सिक्योरिटी इन ओपन मार्केट, एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर हमने यह पढ़ा था ओपन मार्केट ऑपरेशन। अंडर द ओपन मार्केट ऑपरेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द मार्केट क्या करती है? ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक को सिक्योरिटी सेल और परचेज करती है। लेकिन अगर सर्कुलेशन से पैसे को कम करना है यानी अर्थव्यवस्था में पैसे की मात्रा को कम करना है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसको सेल करेगी। जब सेल करेगी तो जो कमर्शियल बैंक है उनको परचेज करेंगे। तो कमर्शियल बैंकों के पास जो लोन देने की कैपेसिटी है सिक्योरिटी खरीदने के कारण कम हो जाएगा
जिसकी वजह से बाजार में लोन कम होगा और एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यानी सेलेक्टिवली गवर्नमेंट ये डिसाइड कर सकती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये डिसाइड कर सकता है कि किस प्रायोरिटी सेक्टर को हमें लोन देना है और किस सेक्टर में लोन को हमें डिस्करेज करना है। और जो प्रायोरिटी सेक्टर डिसाइड करेगी गवर्नमेंट, आरबीआई उसको इंकरेज करेगा कि उस सेक्टर को लोन ज्यादा दिया जाए। लेकिन अदर जो सेक्टर हैं उन पे नियंत्रित कर सकती है लोन को, जिससे कि ओवरऑल जो लोनिंग होगी कमर्शियल बैंकों का वो नियंत्रित हो जाएगा और एग्रीगेट डिमांड यानी कुल मांग क्या होगा, कम हो जाएगी। और एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी तो जो एक्सेस डिमांड की कंडीशन है उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे, नियंत्रित कर पाएंगे। नेक्स्ट है इंक्रीज मार्जिन रिक्वायरमेंट। हमने ये पढ़ा है कि जब बैंक के पास हम लोन लेने जाएंगे तो जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ लोन है और द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है उसके डिफरेंस को ही हम बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। अगर मार्जिन की रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया जाए, यानी जो हमने लोन के लिए सिक्योरिटी दिया और जो एक्चुअल में लोन हमें सैंक्शन होगा, उन दोनों के डिफरेंस को हमने बोला कि मार्जिन रिक्वायरमेंट बोलते हैं। अगर इसके परसेंटेज को बढ़ा दिया जाए तो अब हमें उस लोन के लिए ज्यादा सिक्योरिटी देना होगा और सिक्योरिटी के अभाव में बहुत सारे ऐसे लोन हैं जो कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो एक्सेस डिमांड है वो नियंत्रित हो जाएगा। तो अभी हमने ये देखा कि एक्सेस डिमांड अगर अर्थव्यवस्था में है तो हम मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी को यूज करके कैसे उसको नियंत्रित कर सकते हैं। इसका अपोजिट एग्जाम में क्वेश्चन भी ऐसे भी आता है कि मेजर्स टू करेक्ट डिफिशिएंट ऑफ डिमांड, बाजार में मांग की कमी है तो कैसे उसको हम करेक्ट करेंगे। तो जितने हमने फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट किए हैं यहां पर लिखे हैं, एक्सेस डिमांड में जो ट्रीटमेंट हमारा होगा जैसे हम यूज करेंगे उसकी अपोजिट हम डिफिशिएंट ऑफ डिमांड में इसका प्रयोग करेंगे। डिफिशिएंट ऑफ डिमांड का मतलब है मांग की कमी। मांग की कमी है तो हमें मांग को बढ़ाना होगा, यानी एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना होगा। एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने के लिए हमें लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ानी होगी। परचेजिंग पावर बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को बढ़ाना होगा, टैक्सेस को कम करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट की सब्सिडी की कैपेसिटी को बढ़ाना होगा, गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी देनी पड़ेगी लोगों को। बैंक रेट यहां हमने इंक्रीज लिखा, इसकी जगह आप डिक्रीज लिखेंगे। बैंक रेट को डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज करने से बैंक जो कमर्शियल बैंक को लोन देता है आरबीआई, वो रेट कम हो जाएगी। जब कमर्शियल बैंक को कम रेट पर इंटरेस्ट, कम रेट पर लोन मिलेगा, बाजार में वो कम ब्याज पर लोन देगी और लोगों को लोन लेने की कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी। रेपो रेट को कम किया जाएगा। हमने बोला कि कमर्शियल बैंक जिस रेट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेती हैं दीर्घकालिक, उसको हम रेपो रेट बोलते हैं। अगर आरबीआई ने अपने रेपो रेट को कम कर देगा तो कमर्शियल बैंक भी जिस रेट पर लोगों को लोन देती हैं वो कम हो जाएगा, जिससे कि लोग ज्यादा लोन लेंगे और इस तरह से मांग जो अर्थव्यवस्था में बढ़ जाएगा। इंक्रीज इन CRR SLR की बजाय आप यहां लिखेंगे, जब डिफिशिएंट ऑफ डिमांड के साथ ट्रीटमेंट होगा, मांग को बढ़ाना होगा, तो आप लिखेंगे डिक्रीज इन SLR और डिक्रीज इन CRR, यानी सरकार वैधानिक तरलता अनुपात और नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो और स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो की जो रेट है उसको कम कर देगी, जिससे कि बैंकों को लोन देने की कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी। बैंक लोन ज्यादा देंगे, लोगों के पास लोन ज्यादा आएगा, पैसा ज्यादा आएगा, निवेश, मांग, उपभोग सब कुछ बढ़ेगा और अल्टीमेटली जो डिफिशियंसी ऑफ डिमांड है, मांग की कमी है, वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। हम ज्यादा से ज्यादा सेक्टर को इंकरेज करेंगे लोन देने के लिए। जब लोन ज्यादा होगा तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी। और लास्ट है इंक्रीज मार्जिन रिक्वायरमेंट की जगह हम लिखेंगे डिक्रीज मार्जिन रिक्वायरमेंट, यानी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है उसको अगर हम कम कर दें, लोगों की लोन लेने की कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी सेम अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी से, और उससे लोग लोन ज्यादा ले पाएंगे
और अर्थव्यवस्था में जो डिफिशियंसी ऑफ डिमांड की सिचुएशन है उससे हम ओवरकम हो पाएंगे। तो हमने ये देखा, अगर हम एक बात समझ लें कि एक्सेस डिमांड के साथ हमारा ट्रीटमेंट क्या होगा, तो डिफिशिएंट ऑफ डिमांड की सिचुएशन को ऑटोमेटिक हम इन्वर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे। और उस तरीके से आप एक याद कर लें, एक्सेस डिमांड के साथ क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो उसके साथ अगर क्वेश्चन आ जाता है कि डिफिशिएंट ऑफ डिमांड है एंड हाउ टू करेक्ट डिफिशिएंट ऑफ डिमांड, तो आप एक्सेस डिमांड की बजाय के जितने कंपोनेंट हैं लिखिए, और जो ट्रीटमेंट है एक्सेस डिमांड की उसको इन्वर्स कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, तो आप लिख पाएंगे डिफिशिएंट ऑफ डिमांड को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो आप इसको कोरिलेट करके पढ़ेंगे एक साथ तो अच्छा होगा, आसानी से समझ में आएगा।